प्रिय विद्यार्थियों, सादर शुभाशीष। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई अपने इस YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रेकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का गद्य भाग का अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा एक कहानी है जिसके कहानीकार है प्रेमचंद। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो लेखक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजैब राम था। ये लम्ही डाकघर के डाक मुंशी थे इनके पिता। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का, जबकि 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन और किशोर जीवन संघर्ष में रहा। इनका मूल नाम धनपत श्रीवास्तव था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर की परीक्षा पास की, जबकि 1919 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। तो बाल विवाह के समर्थक थे। शिवरानी देवी से इन्हें 3 संतानें हुई। सोजे वतन जो उर्दू में लिखा हुआ इनका देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य था, उस पर रोक और लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दयानारायण निगम की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ये जब उर्दू में लिखते थे तब ये नवाब राय, धनपत राय नाम इनका मूल था, जबकि जब ये उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय नाम से लिखते थे। और जब इनका सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और इस पर रोक लगा दी, तब मुंशी दयानारायण निगम ने इनको सलाह दी कि आप अपना नाम बदल कर लिखें। तो इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद हिंदी में प्रेमचंद नाम से किसकी सलाह पर लिखने लगे? तो मुंशी दयानारायण निगम। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय नाम से करते थे। मूल नाम धनपत श्रीवास्तव। हिंदी में किस नाम से? प्रेमचंद नाम से। उर्दू में किस नाम से? नवाब राय नाम से। तो उर्दू में ये लेखन कार्य नवाब राय नाम से करते थे। इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र। इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी और तत्पश्चात निधन के कारण पूरा नहीं हो सका। तो प्रेमचंद का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अपूर्ण है? तो मंगलसूत्र। और इसको वो पूर्ण नहीं कर पाए, फिर इसको पूर्ण किसने किया? तो इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा करके पुत्र धर्म का निर्वहन किया। तो मंगलसूत्र अपूर्ण था, पूर्ण किसने किया? अमृत राय ने, जो इनके पुत्र थे। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन और अनुवादन कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। तो सभी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन मुख्य रूप से ये एक कथाकार है, उपन्यासकार है। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? तो बंगाल के साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद इसके बाद उपन्यास सम्राट नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सबसे पहले बात करें नाटकों की, तो नाटकों में इन्होंने संग्राम लिखा 1922 ईस्वी में प्रकाशित, करबला 1928। निबंध और लेख कौन कौन से लिखे? विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते थे, जिनमें उन्होंने सामाजिक और साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग नाम से प्रकाशित है, जिसके 3 भाग है, तथा प्रेमचंद
कुछ विचार नाम की पुस्तकों में भी ये निबंध मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार है। साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला भाग 1, 2, 3, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ये प्रमुख इनके निबंध। अनुवादित निबंधों की बात करें तो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ 1923, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931, न्याय 1931 नाम से इन्होंने अनुवाद किया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 301, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य है। अप्राप्य मतलब 3 मिली नहीं है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, यह तय करना बड़ा कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। तो इनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न। तो कुछ लोग पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित हुई उसको प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। तो इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन। किस भाषा में था? उर्दू में। कब प्रकाशित हुआ? जून 1908 में। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जो इस प्रकार है। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1, 2 और कफन। ये कुल इनके कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुए। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। तो प्रथम कौन सी मानी जाती है? संसार का अनमोल रत्न। और अंतिम कौन सी मानी जाती है? कफन। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानियां, संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? मानसरोवर। कितने भागों में? 8 भागों में। प्रेमचंद की कहानियों के विकास क्रम को भी 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला कालखंड है 1916 से 20 तक, द्वितीय कालखंड है 1920 से 30 तक और तृतीय कालखंड है 1930 से 36 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। अलग अलग विषय पर उन्होंने कहानियाँ लिखी है। बात करें पत्र पत्रिकाओं की, तो उन्होंने पत्र पत्रिकाएं कौन सी लिखी? 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन किया। 1930 में हंस नामक मासिक पत्रिका इन्होंने प्रारंभ की, उसका प्रकाशन किया, उसका संपादन किया। और 1932 में जागरण साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। तो माधुरी, हंस, जागरण और एक पत्रिका और थी इनकी, मर्यादा। तो 4 पत्रिकाएं इनकी मानी जाती है। अब इनके प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए। कहानियां कितनी लिखी गई? संख्या पहले आई थी। प्रेमचंद उपन्यास 15, जिनमें से कालक्रम के अनुसार इस प्रकार है। वरदान जो इनका अनुदित है 1921 में प्रकाशित, प्रेमा 1907 ईस्वी, रूठी रानी 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो इनका अधूरा रह गया था 1948 ईस्वी में, जिसको उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण करवाया। अब इस पाठ के अंदर क्या है? पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई हुई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि यदि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है, बचपन के दोस्त हैं। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया है, उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। यह कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी
गया और उसके बीच दीवार बन गई है। उसका अप्सरीपन, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा गया और उसके बीच दीवार बन गई है, यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। अब मूल पाठ, बहुत ही रोचक कहानी है। मूल पाठ में लेखक कह रहा है कि हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। तो प्रथम प्रश्न यही बनता है कि लेखक ने गुल्ली डंडा को खेलों का राजा क्यों कहा। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की ज़रूरत, न नेट की और न थापी की। इन्हीं आसान सुविधाओं के कारण लेखक ने गुल्ली डंडा को खेलों का राजा कहा। वजह से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, दो आदमी भी आ गए और खेलना शुरू हो गया। तो बहुत बढ़िया पहला प्रश्न। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना किसी हर फिटकड़ी के रंग चौंका देता है, मतलब बिना किसी खर्चे के बहुत बढ़िया आनंद देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के भी खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन बढ़ते, व्यसन का अर्थ है आदत। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्रिकेट से सर फूट जाने का भी भय रहता है, तिल्ली फट जाने का भी भय रहता है और टांग टूट जाने का भी भय रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि गिल्ली डंडा से भय रहता है, उन लोगों को लेखक ने अपने इस अकाट्य तर्क के द्वारा यह संदेश पहुंचाया है कि यदि गुल्ली डंडा से आंख फूटने का भय रहता है तो क्रिकेट से सर फूटने, तिल्ली फट जाने और टांग टूटने का भी भय रहता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। मतलब खेलने का जो डंडा, वह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी स्मृति है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चौंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश नहीं थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब वह गुल्ली डंडा खेलेगा। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधी न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। चारित्रिक विशेषताएं देखिए, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली अंगुलियां, बंदरों की सी चपलता, वही जल्लाट। गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारी गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख दौड़कर उसका स्वागत करते थे और उसे अपना साथी बना लेते थे। तो यहाँ पर एक है गया, एक है कथानायक। तो कथानायक स्वयं लेखक भी हो सकता है। कथानायक मैं यही माने आपकी कथानायक स्वयं लेखक था। एक दिन मैं और गया दोनों खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदाना 1 मिनट भी। पदाने में पूरे दिन मस्त रह सकते हैं, लेकिन पदना यानी खुद खेलकर दूसरे को परेशान करना, पदाना 1 मिनट भी
अखरता है, मतलब दुख देता है। दूसरे को पदाना हो तो हम दिन भर मस्त रहते हैं, लेकिन खुद को पदना हो तो 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए शब्द चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्रवीत न होने का भी न होने पर भी असम्य है, मतलब सम्य है, जिसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनु ने विनय का कोई असर नहीं हुआ, गया के ऊपर प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर क्यों भाग जाते हो? पदने की जब बारी आई तब क्यों भागते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? ये कथानायक ने कहा। गया ने कहा, हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। जब कथानायक ने यह कहा तो गया ने क्या कहा? गया ने कहा, हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लोगे? तो गया ने कहा, घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है या कोई मजाक थोड़ा ही है? दांव दिया है, दांव लेंगे। तो कथानायक ने फिर बहाना बनाया, अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। तो गया बोला, वह तो पेट में चला गया। तो कथानायक ने कहा, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तो गया ने कहा, तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने थोड़ा ही आया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। कथानायक ने यह दाव खेला कि जब तक तुम मेरा अमरूद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। कथानायक कहता है, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? यानी स्वार्थ के बिना कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं करता। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भिक्षा तक स्वार्थ के लिए देते हैं? तो भिक्षा स्वार्थ के लिए इसलिए देते हैं कि हम जब भी किसी को भीख देते हैं तो हम सबसे पहले अपना स्वार्थ सोचते हैं कि भगवान अपना भला करेगा, मुझे पुण्य होगा, मुझे धर्म होगा और मेरा भला होगा, इसीलिए हम भिक्षा देते हैं। तो लेखक ने बहुत सही बात कही है कि भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उससे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार था? कोई अधिकार नहीं। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को नसीब नहीं होंगे। यह सरासर अन्याय था। मतलब जो भी मैं गया के साथ कर रहा था वह एक तरीके से अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। अब आगे व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद आएगा, कई बार आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो लेखक कह रहा है, मुझे न्याय का बल था। मैंने जो बात कही उस बात का मुझे पूरा भरोसा था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। गया, मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उसे भी कड़ी कड़ी गाली दी। गाली नहीं, एक चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। जो ये मैंने बहाना बनाया, जो ये तरकीब, रोने वाली तरकीब थी, इसका वह बहाना मुकाबला नहीं कर सका। वह भागा। मैंने तुरंत आंखें पोंछ डाली, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा, क्योंकि पदने से बच गया। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। एक गरीब, एक निम्न दर्जे के लड़के से पिट गया। यह मुझे उस समय अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन मैंने घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी से ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी मुझे दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थे, यह सब चीज़ें सस्ती थी। मूल्य की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता था। लेकिन मैं बहुत खुश था। लड़कों से जिट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पिटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा ये बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथा को सत्य मान लेने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से।
कि बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है। यानी बच्चे हैं वो सहज ही झूठी बात पर भी विश्वास कर लेते हैं, वो उस बात को विवेकता की कसौटी पर कसते नहीं और जो झूठा है उसको भी सही मान लेते हैं। जिससे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे? उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना है और यहीं पर मरना है। 20 साल गुजर गए, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और वहाँ के डाक बंगले में ठहरा, जिस डाक बंगले में या जिस गांव में कभी कथानायक के पिता रहे थे और कथानायक गया के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेला था। इंजीनियर बनने के बाद कथानायक पुनः उसी गांव में पहुंचता है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने को निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित नहीं था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इस जगह को पहचान नहीं सकता था। बचपन की सिंचित और अमर स्मृतियाँ बाएं खोले उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया अब बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। अचानक एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। अचानक कथानायक उसी जगह जिस जगह वह 20-25 वर्ष पहले गुल्ली डंडा खेला करता था, वहाँ 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार जो चमड़े का काम करता है। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो? आदमी तो है, शायद वही हो। हाँ है। तो कथानायक ने कहा, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया कि वही मेरा दोस्त गया है। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहे, आप खैरियत से हैं? कथानायक ने कहा, बहुत मज़े में, तुम अपने बारे में कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? ये बाल मित्र थे। तो गया ने कहा, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकी हो गए, और आप? कथानायक ने कहा, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, पहले ही बड़े विद्वान थे, इंजीनियर बनने लायक थे। कथानायक ने पूछा, आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कथानायक ने कहा, आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कितना मर्म स्पर्शी संवाद है, कितना मर्म स्पर्शी एक वृत्तांत है कि जहाँ कथानायक ने पदने से मना कर दिया था, गया पदाना चाहता था। 20 वर्ष बाद कथानायक का कलेजा फिर पिघलता है और वह कहता है कि तुम पदाना, हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है। इन बातों को देखकर लगता है कि जो आनंद बालपन में है, बाल मित्रता में है, खेल में है, वो और कहीं नहीं। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर,
हमारा और उसका क्या जोड़ था। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। तो बचपन की मिठाई मतलब वह खेल का आनंद। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया। मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया उसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता और आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में वह मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती है गया? सच कहना, गया झेंपता वाला बोला। मैं आपको याद करता हजूर, किस लायक हूँ? मैं आपको याद करूँ, मैं इस लायक थोड़ा ही हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती है। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना, जो मेरी पीठ पर लगाया था। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। कथानायक कह रहा है, तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था। वहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे, उसके झुमके बनाकर कानों में डालते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैंने लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वह वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता, मतलब दोबारा गिल्ली उड़ाता। गया वह सारी कायदगियाँ देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे सब कायदे कानून वह भूल गया हो। उसका निशाना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर जा लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे से नहीं लगी। जब गुल्ली डंडे से लगी तो मैंने कहा, गुल्ली डंडे से नहीं लगी, बिल्कुल पास से निकल गई, लेकिन लगी नहीं। लगी जरूर, लेकिन कथानायक ने यह झूठ बोला, धांधली की, कि गुल्ली डंडे से लगी ही नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। गया ने बात मान ली कथानायक की कि हाँ, नहीं लगी होगी। गया ने क्या कहा, नहीं लगी होगी। डंडे से लगती तो क्या मैं बेईमानी करता, कथानायक ने कहा। गया ने कहा, नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? तुम तो बेईमानी कर ही नहीं सकते। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यदि बचपन होता तो मैं इस प्रकार का घपला करके गया से कभी नहीं बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया।
सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। बहुत जोर से लगी। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज भी क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ होना ही पड़ेगा या दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूंगा और फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। तो गया ने कहा, टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से लग गई हो। कथानायक ने कहा, किसी ईंट से लगी हो। तो गया, मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। यानी गुल्ली जो डंडे पर लगी, इसको झुठलाना ठीक वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, गया ने क्या कहा? गया ने कहा, हाँ, किसी ईंट से लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, न जाने कितनी देर पद आए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गया ने कहा, गोली सूझेगी नहीं। कथानायक ने कहा, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार डांट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार वह हुच गया, मतलब चूक गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया और मैंने कहा, एक दांव और खेलो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। गया ने कहा, नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। तो गया ने कहा, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर में जा बैठे, चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। गया का खेल, उसका वह निपुण देखकर मैं चकित हो गया। खेल में जो निपुणता लेखक के साथ, कथानायक के साथ पहले दिन खेला, तब गया ने वह निपुणता नहीं दिखाई। लेकिन आज जब दूसरे दिन अन्य मित्रों के साथ खेल रहा है तो कथानायक गया के खेल का वह नैपुण्य यानी निपुणता देखकर चकित हो गया। डांट लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। लड़कपन में जिस प्रकार की निपुणता थी उससे भी कहीं अधिक आज गया निपुण प्रतीत हो रहा था। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली है। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट भी हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। अब कथानायक वहाँ पर खेल देख रहा है, खेल का हिस्सा नहीं है, फिर भी लड़कपन का आनंद आ रहा है। जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा था। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया।
इसलिए वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पढ़ाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ और ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लेखक के साथ गया ने इस तरह का खेल क्यों खेला। जब कथानायक गया के साथ खेल खेलना चाहता था, तब गया ने पूरी निपुणता के साथ खेल क्यों नहीं खेला। तो इसका कारण यही है कि कथानायक और गया के बीच में कथानायक की अफसरी एक दीवार बन गई थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ। किसका? गया का। मैं गया का लिहाज पा सकता हूँ, उसका अदब पा सकता हूँ, लेकिन उसका साहचर्य नहीं पा सकता, उसका साथ नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेदभाव नहीं था। ये पद पाकर मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गया बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, जबकि लेखक अफसर है, गया एक गरीब है। फिर भी अंत में कथानायक को यह क्यों कहना पड़ा कि वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। मतलब उसने कथानायक के ऊपर दया दिखाई, उसने कथानायक का ख्याल रखा, उसने कथानायक के सामने अपना नैपुण्य नहीं दिखाया। इसलिए कथानायक को दया का पात्र मानकर गया बड़ा हो गया, जबकि धांधली करके जो कथानायक है वो गया के सामने छोटा हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कहानी प्रेमचंद की गुल्ली डंडा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आप अपनी बेबाक राय, आप अपने बेबाक कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो अपना ये चैनल है, जो अपना ये परिवार है, इसको आप दिनों दिन आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद।